नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं धीरेन्द्र पुंडीर जी और अनुपम कुमार सिंह। स्वागत कर रहा हूँ दोनों महानुभावों का। नमस्कार। और आज चर्चा करेंगे भारतीय परिदृश्य में जो कुछ राजनीतिक घटनाएं हो रही हैं उनका। तो आरंभ करूँगा धीरेन्द्र जी से। धीरेन्द्र जी, ये जो बंगाल में अभी जो कुछ हुआ है, ये ईडी रेड वाला, ये देख के आपको वही 2021 की याद तो नहीं आ रही है? जिस तरह से 2021 में केंद्रीय सरकार ने एकदम से बैकफुट पे रहने की गलती की थी और बाद में पिटे थे पूरी तरह से, वही काम अभी भी हो रहा है। देखिए, कई सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं जब खासतौर से चुनाव होता है या फिर कोई शतरंज की लास्ट जब चाल चली जाती है, तो मैंने देखा खिलाड़ी सबसे शांत दिखाई देने लगते हैं। दोनों अपने नसों को जो है दिमाग की पूरा उनको मालूम है कि यही चाल है जो इस खेल को जो अभी तक चल रहा था उसको या तो जिता देगी या हरा देगी। वो आखिरी चाल फैसला करना होता है। तो उस तरह की चाल वहां चल रहे हैं। लेकिन अब वो चूंकि बहुत लंबा सोच रहे हैं अमित शाह और बहुत लंबा सोच रहे हैं मोदी जी, उनके समर्थक वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं अभी। वो मुझे लगता है कि सोचते सोचते कुछ आगे ज्यादा निकल रहे हैं। और हम लोग को भी लग रहा है, देखिए, दो चीजें जरूर कही जा रही हैं कि एक तो ये है कि तमाम कोशिशों के बावजूद ममता ये चाहती हैं कि इस पूरी लड़ाई को वो जो अभी तक का नैरेटिव बन के आया है, जो मुस्लिम जो कट्टर वो जो डेमोग्राफी बदल रहे हैं, घुसपैठिए हैं, साथ में जो बांग्लादेश में हो रहा है, ये तमाम चीजें नैरेटिव की तरह अपने से अंदर तक जा रही है। लोग अपने आप देख रहे हैं और इस बात के लिए तैयार भी हो रहे हैं कि हमको ये बंगाल में नहीं होने देना। ये अलग से ये सब बातें आने लगती है कि जो एक हिंदुओं का एक बड़ा तबका, जिसको कोई भद्रलोक कहे या कुछ भी, मतलब एक कहें कि एक हिस्सा जो लगातार लंबे समय से अलग था, वो भी इस बार जो है इस सब पर बहुत वाच किया जा रहा है। क्योंकि अब एक खेत के पार की कहानी है, एक दूर की कहानी नहीं रह गई कि जैसे यूपी का आदमी कहीं पाकिस्तान देख रहा है या बांग्लादेश देख रहा है। ये तो बंगाल का आदमी बंगाल देख रहा है, जो बांग्ला भाषा में सब कुछ सुन भी रहा है। तो उसका एक ये माना जा रहा है कि उसको ममता बनर्जी के खिलाफ जो है उस चीज को, उस बढ़त को जाने नहीं देना चाहती। क्योंकि देखिए, कोलेट्रल डैमेज की बात वो कहते हैं कि साहब अब वॉर चल रहा है तो हमको या तो हम वो खो दें पूरी बढ़त जो हमको मिल रही है, और ममता बनर्जी को इस बात के नैरेटिव को चलाने में दे दें, ताकत दे दें कि साहब वो बंगाल की अस्मिता, बंगाल का वो तमाम चीजें, या वो और इंतजार करें और अब इसको अपने नेचुरल कोर्स में जाने दें। क्योंकि ममता बनर्जी जो है अभी कोर्ट क्या उस पर टिप्पणी करता है, क्या नहीं करता है, ये सब चीजें भी वो देखना चाहते हैं। मतलब जो मैसेज वो देना चाहते हैं कि पूरी तरह अनरूली हो गई है सरकार, पूरी तरह ग्राउंड्स पर कोई मतलब नहीं है, ये दोनों मैसेज अलग है। लेकिन एक जो हम लोग देखते हैं जो पत्रकार या जो वहां आदमी बैठा है, उसका एक नुकसान तो बीजेपी को दिखता है। वो ये है कि आप ये देखिए, एक और अभी बगनान के विधायक ने जो कल धमकियां दी है, आपने कहा कि दीदी हम 2021 वाला सबक सिखा के रहेंगे, 2 महीने तक हम आपकी बात नहीं मानेंगे, जमीन में दफना देंगे बीजेपी के नेताओं को, वो बयान शुरू हो गया। उसके बाद उनके जो वोटर्स हैं, जो पिछले कुछ दिनों से बैकफुट पे दिख रहे थे, जो लोग उनका गुंडा एलिमेंट तमाम चीजें, वो एकदम पीछे की तरफ दिखने लगा था। ममता बनर्जी ने ईडी की रेड को रोक के, उसके बाद कोर्ट की सुनवाई टलवा के, हालांकि बहुत सारे लोग इसका अलग अलग भाषांतर करते हैं, वो अलग होगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि उन लोगों के अंदर एक दोबारा से वापसी, एक जो कि हमारी दीदी किसी से डरती नहीं और जब तक वो बंगाल में है तब तक कोई आएगा नहीं, ये वो जो नैरेटिव है, उनके उन भागते हुए जो लोग थे उनके अंदर दोबारा से धमकियां देना, डराना। और देखिए, बहुत सारी जगह पे बहुत नाजुक संतुलन भी होता है, क्योंकि जो रिहायशी वहां होती है, जो गांव होते हैं, वहां बहुत क्लोज कांटेक्ट होता है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों चीजों का नुकसान बीजेपी को हो सकता है। क्योंकि चुनाव तो जो 6-7% के बीच में ही होना है चुनाव, बाकी दोनों की जितनी वोटें हैं वो कंफर्म है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। बीजेपी के पास अगर 38% वोट शेयर है तो वो नीचे नहीं गया, वो झगड़े के बावजूद नहीं गया, 0.7 बढ़ा था 24 में। तो लेकिन मुझे ये लगता है कि इस वक्त बीजेपी को ये मैसेज तो देना पड़ेगा कि ये ममता बनर्जी की गलती है, वो ममता बनर्जी से कमजोर नहीं है,
लेकिन वो ममता बनर्जी की गलतियों को जानबूझ के और गलती करने दे रहे हैं। ये कैसे मैसेज देगी, ये बहुत ही टफ है। मुझे लगता है बीजेपी के लिए ये प्रॉब्लम्स है बड़ी, कि वो अपने वोटर्स को उसी उसमें बनाए रखे, उसी में रखे, और जो 7% वोट है, 5 से 7% का है, अगर 3% इधर शिफ्ट होता है तो वो 41 हो जाता है, वो आके 43 पे टिक जाएंगे, और अगर वो 6-7% का होता है तो मुझे लगता है तब ये पूरा खेल बदलेगा। तो जो लड़ाई है वो 7% की है। अब बीजेपी ने कोई नीति बना रखी हो, कोई पॉलिसीज, आप देखेंगे कोई भी बड़ा लीडर का कोई बयान अभी तक नहीं आया। शुभेंदु वहां जरूर बयान दे रहे, पुलिस अधिकारियों के नाम ले रहे, ये सब ले रहे, लेकिन अभी तक यहाँ से कि एक फेडरल स्ट्रक्चर पर प्रहार है, या किसी ऐसी तरह की जिस तरह की बहुत कड़ी प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी या दिखनी चाहिए थी, वो अभी दिख नहीं रही है। तो लगता तो यही है कि बीजेपी ये एंटिसिपेट कर रही थी, अगर ईडी की वो रेड जो है उनके प्रोग्राम के मुताबिक है, तो फिर बीजेपी ये सोच रही थी कि ये होगा, ममता बनर्जी इससे कम पे मानेगी नहीं, और फिर इंतजार करके कि वो आई हैं, अपने आप आई हैं, सारी तैयारियों के बाद आई हैं, और उनके व्यवहार को वो अच्छे से जानते हैं कम से कम। और अभी तक तो मुझे लगता है कि अमित शाह कम से कम पढ़ने में तो कामयाब हुए होंगे, ममता बनर्जी का व्यवहार तो वो पढ़ते होंगे, ये तो मेरा मानना है कि वो उसको ये तो मालूम होगा कि ये कौन सा कदम उठाएगी। तो अभी मुझे यही कहना है कि हो सकता है लोगों को बहुत लग रहा हो, गुस्सा भी आ रहा हो, जैसा हम लोग जब 2021 में चुनाव में थे, जो आपने सवाल पूछा 2021 में थे, तो उस वक्त अगर प्रेसिडेंट रूल होता तो शायद 24 में वो लोग बेहतर प्रदर्शन कर रहे होते, ऐसा लगता है। हमको आज भी लगता है, बहुत सारे लोगों को नहीं लगता होगा तो न लगे, लेकिन हमको आज भी लगता है, क्योंकि आपको अपने वोटर्स को दिलासा देना जरूरी होता है, और इस घटना के बाद वो कहीं ना कहीं हताश जरूर हुआ होगा। जी सर। जी अनुपम जी, मैं तो जो बंगाल में बात कर रहा हूँ लोगों से, लोग कह रहे हैं कि साहब की ये तो वही 2021 वाली जो है वो रिपीट हो रही है, और अगर ऐसे रहा तो भाई हम तो वोट ना दे पाएंगे, हमको वोट देने ही नहीं देंगे। तो ये जो हेल्पलेसनेस दिखाई पड़ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसमें जो अधिकार उनके हैं वो स्वयं एक्सरसाइज नहीं करके हमेशा की तरह सुप्रीम कोर्ट के कंधे से बंदूक चलाने का प्रयास हो रहा है, ऐसे तो भाई बंगाल ना जीता जाएगा। क्या लगता है आपको? जी, मतलब आम लोग तो कह ही रहे हैं कि हम वोट दे पाएँगे या फिर नहीं दे पाएँगे, लेकिन सोचिए उस राज्य में आम लोगों की क्या स्थिति होगी, जहाँ पर जो जाँच एजेंसी है, जिससे सारे भ्रष्टाचारी जो हैं वो डरते हैं, ईडी, जब उसको वहाँ पर काम नहीं करने दिया जा रहा है, तो फिर वहाँ आम जनता क्या वोट देगी? और दूसरी बात ये भी है कि ईडी को वहाँ पर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जो केस दायर किया है, तो उसमें सिर्फ ममता बनर्जी को आरोपित नहीं बनाया है। उसमें जो पश्चिम बंगाल के डीजीपी हैं, वो भी हैं, उसमें कोलकाता के जो पुलिस कमिश्नर हैं, वो भी हैं। तो बंगाल में ममता बनर्जी की ताकत सिर्फ टीएमसी के गुंडे नहीं हैं, वहाँ ममता बनर्जी की ताकत वहाँ की पूरी सरकारी मशीनरी भी है। और ये भले ही बताते हैं कि मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि धीरेन्द्र सर ने कहा कि बीजेपी आला कमान से बहुत लोग बयान नहीं दे रहे हैं। मैं ये भी देख रहा हूँ कि बहुत लोग जो अभी तक सोशल मीडिया पर, अगर किसी और राज्य में ऐसा हुआ होता, तो आप मीम्स की बौछार देखते, आप आरोप प्रत्यारोप होते हुए देखते। कहीं पिछले 5-6 वर्षों में जिस तरह से ममता बनर्जी ने क्रैकडाउन किया है, कार्टून तक शेयर करने पर लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उस हिसाब से तो मैं देख रहा हूँ कि लोग कुछ भी बोलने, लिखने या फिर आरोप प्रत्यारोप से एकदम बच रहे हैं। वो बंगाल से एकदम किनारा ही एकदम कर चुके हैं, ऐसा लग रहा है। पूरा राइट विंग इकोसिस्टम को देख के ऐसा लग रहा है। दूसरी बात, अभी तमिलनाडु और केरल पर मैं देख रहा हूँ जो बीजेपी का हाईकमान है, वो बंगाल से भी ज्यादा जोर दे रहा है तमिलनाडु और केरल पे, और दक्षिण भारत पे पूरा का पूरा। पश्चिम बंगाल को लेकर इनकी अभी क्या रणनीति है वो अभी तक सामने एक तरीके से आई नहीं है। और एक और बात जो बंगाल में पैटर्न रहा है कि वहाँ सत्ता तभी बदली जाती है, उसमें 2 कारण होते हैं। पहला, या तो कोई जन आंदोलन होता है, जैसे लेफ्ट भी वहां पे आई थी तो आंदोलन के बाद आई थी, ममता बनर्जी भी आई तो आंदोलन के बाद आई थी। दूसरा, व्यक्ति केंद्रित हो जाता है वो थोड़ा सा।
लंबे समय तक ज्योति बासु वहां पे रहे, फिर उसके बाद ममता बनर्जी लंबे समय से वहां पे हैं। पिछली बार भी भाजपा को ये समस्या आई थी, शुभेंदु अधिकारी हालांकि नए नए आए थे और उन्होंने ममता बनर्जी को हरा भी दिया था। फिर भी एक पैन बंगाल नेता भाजपा को चाहिए जो एक जन आंदोलन क्रिएट कर सके और उसका चेहरा बन सके, तभी तभी भाजपा वहां पर आ पाएगी। लोग यही हमेशा पूछते हैं कि 70% हिंदू हैं बंगाल में, फिर भी भाजपा को वहां क्यों संघर्ष करना पड़ता है लगातार, जबकि अभी हालांकि जनगणना तो अभी जनगणना होगी, आंकड़े आएंगे, अभी जो ताजा आंकड़े हमारे पास है नहीं, ये 2011 का ही है जो भी है। और एसआईआर के बाद भी अब उनमें से क्या पता, अगर एसआईआर की प्रक्रिया हो जाए, सब कुछ सही से हो जाए, वहां पे जिन लोगों के पास वोटर आईडी नहीं है वो भी जाकर अगर वोट दे दे तो कौन चेक करने जा रहा है। ईवीएम में तो ऐसा कुछ लिखा रहता है नहीं कि हाँ इस आदमी ने इनको वोट दिया है या इसने उसको दिया है, तो वो इनके हाथ में पूरा का पूरा बूथ है, सब कुछ है। दूसरा, धन बल से टीएमसी इतनी मजबूत हो चुकी है कि वहां भी धन बल से वो तो कहते हैं कि भाजपा भी मजबूत है, लेकिन वहां पर देखिए एक से एक भ्रष्टाचार के मामले सामने आते जाते हैं। शिक्षक वाला स्कैम हुआ, फिर ये आईपैक वाला स्कैम हुआ, और इस स्कैम के तार जुड़ रहे हैं आंध्र प्रदेश लीकर स्कैम का, वहां एक आरोपित है उससे, तो ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। यानी इन्होंने धन बल का या फिर कह लें काला धन का एक ऐसा नेटवर्क पूरा का पूरा खड़ा कर दिया है जिसके सहारे ये पावर को अपने हाथ में रखते हैं और पूरी सरकारी मशीनरी को भी अपने हाथ में रखते हैं। तो धीरेन जी, लेकिन अभी तक तो स्थिति गिरता भी है। धीरेन जी, सबसे कम डिलीशन जो है एसआईआर में वो पश्चिम बंगाल में हुए। हाँ, बंगाल में हुआ। 3 करोड़ तो यूपी में कर दिया इन्होंने। नहीं, आपके जिले में जहां यूपी में सबसे कम हुआ है उससे भी कम हुआ है। तो इसका तो हम पहले भी ये डिस्कस कर रहे थे कि भाई उनका तंत्र बहुत एक्टिव है, और इसके बाद जो जिस तरह की निष्क्रियता दिखाई गई है केंद्र द्वारा इस मामले में, तो मुझे तो लगता है कि हम बंगाल को भूल ही जाएं। बिना प्रेसिडेंट्स रूल के चुनाव कराने का वहां कोई अर्थ है नहीं। ये बात मतलब मैं फिर भी एक तरीके से ये देख रहा हूं, मैंने ये देखा है कि बीजेपी जहां भी सत्ता में आ रही है, ये बात थोड़ा सा कड़वी लग सकती है लोगों को, लेकिन बीजेपी जहां भी सत्ता में आ रही है वो लोगों की वजह से आ रही है। क्योंकि जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनका, या योगी या हेमंता बिस्वा शर्मा जैसे कुछ लोग हैं जिनके साथ उनको लगता है अभी भी, मतलब बहुत सारे लोग मोदी जी को लेके अब आजकल मैं देखता हूं जो हम ही लोगों को जो लिखते हैं उसी में बहुत कड़वाहट होती है, लेकिन पूरे देश को अगर आप घूम के देखते हैं, और अक्रॉस वोटर्स की मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो बिहार में भी था, तो वो तमाम में मोदी की लोकप्रियता है। और इसीलिए आप पार्टी को चाहे यहां देखें, हम बंगाल में देखें, तमिलनाडु में देखें, जहां से आपने अन्ना मलाई हटाया था, आपने वो अन्ना मलाई को आप वहां लेके आए, सिर्फ इसलिए लाए कि नागेंद्र के साथ आपको चलो ठीक है सत्ता में आएंगे, या जो एआईएडीएमके के साथ हमारे रिश्ते बने रहे, वो बात सब जगह है। लेकिन मुझे लगता है इसके बावजूद मुझे लोगों पर बहुत जबरदस्त तरीके से ये है, क्योंकि 21 के बाद मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो वोट करेंगे। सीटें जरूर नीचे गई थी, लोग ये बात देखते हैं, लेकिन वोट वहीं का वहीं है। अब वोट की जो लड़ाई है वो जनता वहां खुद लड़ रही है, क्योंकि देखिए जिन लोगों के साथ रेप हुए थे उनको कोई ऐसा तो है नहीं पैकेज दिए होंगे इन्होंने, बीजेपी वालों ने कोई पैकेज दिया हो या बीजेपी वालों ने उनकी कोई मदद की, क्योंकि मैं 143 जो लिस्ट दी गई थी, दरअसल हम जब 2021 के बंगाल के चुनाव में जब मैं पहुंचा था तो उस समय बाकायदा एक पूरे मैपिंग की गई थी कि ये इतने कार्यकर्ता पिछले पंचायत चुनाव के बाद मारे गए हैं बंगाल में। तो मैं अगर उस इलाके से गुजर रहा था तो उनके घर जरूर जा रहा था, और ज्यादातर वो खुद से लड़ रहे थे। मैंने देखा कोई भी पार्टी का कुछ इस तरह का नहीं था। उसी तरह से अगर हम आज की डेट में भी देखें तो वहां पार्टी अगर आप अपने लोगों के साथ ही नहीं खड़े होंगे, लोगों के साथ नहीं होंगे, तो भी आप उस जीत की आपसे उम्मीद नहीं होती। लेकिन जनता के पास कई बार क्या होता है कि विकल्प नहीं होता है, वो लड़ती है, वो खड़ा होना चाहती है,
वो वोट जरूर करेंगे। उनको मालूम है कि हमारे पास यही एक हथियार है जिससे हम ममता को हटा सकते हैं। क्योंकि ममता बनर्जी का जो गुंडों का जो सिस्टम बनाया है, जो वामपंथियों का सिस्टम, जितने दिन मैंने स्टडी किया, वो आपको एक बार जाति से बाहर कर देते हैं कामरेड का कोट पहना के, तो फिर वापस नहीं होता वो, फिर वो वापस लिया नहीं जाता, उसको लेते नहीं है। तो वही हाल टीएमसी के गुंडों का था। टीएमसी के गुंडों ने गांव में जिसको जात बाहर एक तरह से कर दिया, उसको वो वापस नहीं ले रहे, तो उसकी मजबूरी है कि वो इस रिजीम को बदलने में पूरी ताकत लगाए। और इसी तरह से आप देखेंगे, और मैं ये बात मानता हूं कि इस बार शहरों में भी काफी जबरदस्त तरीके से चेंजेस होगा, इसमें कोई शक नहीं। जितने लोग, भले ही कुछ भी है, लेकिन जो लोग कटे हैं, जिन लोगों का नाम हटाया गया, उनका फायदा बीजेपी को नहीं मिल रहा था, ये तो मान लीजिए। ये तो सबसे पहली बात ये है कि जितने भी लोगों के नाम कटे हैं, वो चाहे 58 लाख हैं, चाहे कितने भी लोग हैं, उनका फायदा बीजेपी को नहीं था। उनका फायदा कंप्लीटली टीएमसी को था, इसके गुंडों को था, इसके सिस्टम को था। क्योंकि जब ये जानते हैं कि इस आदमी के घर में आई हुई कार का चौथा टायर बदला हुआ है, तो वो ये अच्छे से जानते होंगे कि हमको कहां वोट डालना है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें अभी भी बीजेपी को मैदान में रखती हैं, और वो उसके मैदान में रखने का कारण, संजय जी, मुझे कोई लीडर्स में नहीं दिख रहा। क्योंकि जो जिस तरह की भाषा, जिस तरह का वो अक्सर, लेकिन हम लोग एक चीज को उत्साह में, मुझे लगता है कि डाटा को थोड़ा सा वो करते हैं मिसमैनेज, क्योंकि 38% जो है कमजोर डाटा नहीं। क्योंकि हमको वो इसलिए लग रहा सत्ता में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आप इसको ऐसे भी गौर कीजिए कि बाई उसमें इलेक्शन हो गया, सामने हो गया, बाई पार्टी हो गया पूरा, और कोई रहा नहीं है। इसीलिए ममता बनर्जी 45-48 और लगभग 50 छू सकती है अगर ऐसा देखें। लेकिन दूसरी तरफ भी एक पूरी फोर्स मौजूद है। अगर ममता बनर्जी के खिलाफ जो बीजेपी, कांग्रेस या उसके पास का वोट है, वो मुश्किल से किसी के पास 1.5-2% बचा हुआ, किसी के पास लोकसभा में तो मेरे विचार से शायद 4% इस तरह से आया था उनके पास। तो अगर उसको अभी भी कंसोलिडेट करती है बीजेपी, तो उम्मीद है, मतलब जीत की कोई वो नहीं, मनोबल हारा हुआ है, ये सारी चीजें दिखती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 38% वोट उनको खड़े होने के लिए तो मजबूत करता है। खड़े होने में मुझे कोई शक नहीं कि बीजेपी अभी वहां है। हाँ, बीजेपी की लीडरशिप वहां नहीं है, ये भी बात कहने की है। क्योंकि जिस तरह से धमकी दी गई है, वो बहुत ही जो जो उस विधायक की धमकी है ना, बगनान वाले की, वो बड़ी खतरनाक है, वो सीधे तौर पे है। और वो यही माना जा रहा कि ममता बनर्जी ने ये गो अहेड दिया होगा, वरना ममता की पार्टी में किसी की हिम्मत नहीं है कि वो ममता के बिना, और खासतौर से रीजनल पार्टियों में जो फीफडन जिनका होता है, वो सब जो है उसमें कमजोर होता है। जैसे मैं 2021 के विधानसभा चुनाव की बात आपको करता हूं, उस समय टीएमसी लगभग 47 पॉइंट समथिंग तक पहुंच गई थी, और बीजेपी 37.9 पर थी, यानी 38 पे थी। लेकिन यही अगर आप लोकसभा में देखेंगे तो ये 45.8 तक आती है टीएमसी, और बीजेपी चली जाती है 38.7 पर, और 92 सीटों पर आगे है बीजेपी। जो है पिछली बार 77 जीती थी, लेकिन इस बार उसने 92 से ज्यादा ऊपर की सीटों पर, इसके बावजूद कि वो लोकसभा की सीट हारी थी। तो डाटा देखिए अलग कहानी कह रहा है, लेकिन इनका रिलेशन अलग कहता है। ये अपने लोगों के साथ वहां नहीं खड़े हैं, परेशानियां हैं लोगों को। कई बार तो लगता है जैसे शुभेंदु अकेले ही अपने कंधे पे ढोने की कोशिश कर रहा हो। आप उस पर हमला हुआ है, हमने सिर्फ यही नहीं देखा, अभी उसकी कार पर हमला हुआ है, एमएचए ने उससे सिर्फ रिपोर्ट मांगी है। तो एक तरह से ममता बनर्जी पूरे फेडरल को चुनौती देती हुई दिख रही है। ये सरकार बैकफुट पे खड़ी हुई दिख रही है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी तय है कि जो लोग हैं वो ममता बनर्जी के सामने लड़के ही उनके पास और कोई रास्ता नहीं है, ये भी तय। और हाँ जी, मुझे क्या कहेंगे आप? 100 सीट तो जी मैं ये भी देख रहा हूँ, 100 सीट तो कम से कम ऐसी है जिस पर मान लीजिए जो मुसलमान हैं वो प्रभाव रखते हैं। वो अगर स्विंग हो गया इधर उधर क्या वो उधर ही रहेंगे, तो उनका प्रभाव। उसके बाद जो 70 सीटें लगभग ऐसी हैं जिस पर मथुआ समाज, जो नाम शूद्र समाज के लोग हैं, हरिचंद ठाकुर वाला जो पूरा है, वो लोग उस पर प्रभावशाली हैं, और वो अब तक भाजपा का वोटर माना जाता था। इस बार उसमें भी टीएमसी ने सेंध लगा दिया। उधर से ममता वाला ठाकुर को उन्होंने डिप्लॉय करके रखा हुआ है। अभी
जो नंबर 2 है टीएमसी में अभिषेक बनर्जी, वो ठाकुरबाड़ी मंदिर जाकर वहां पर दर्शन वर्शन करके आए हैं। और भाजपा की तरफ से जो है शांतनु ठाकुर, उनको रखा गया है कि मতুआ समाज को आप एक साथ बांध के रखिए और भाजपा के साथ रखिए। और उन्होंने पहले तो ऐलान किया था कि हम इनको मंदिर में नहीं घुसने देंगे टीएमसी वालों को, लेकिन इन्होंने ये घुस गया, दर्शन भी कर लिया। तो बाद में इन्होंने कहा कि ठीक है, वो राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन अगर वो करना चाहते तब हम उन्हें नहीं घुसने देते। तो मुझे तो हिंदुओं में भी जो वोट है थोड़ा मोड़ा वो छटकता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले तो इनको मতুआ समाज को कम से कम एक करना होगा। और इन्होंने एक रैली रखी थी रानाघाट में, प्रधानमंत्री की जो रैली रखी थी, लेकिन वो जा ही नहीं पाए वहां पे। और इनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वहां पर शायद वो रैली को संबोधित करना पड़ा था। लेकिन प्रधानमंत्री का कहीं भी मौजूदगी होना और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रैली को संबोधित करना दोनों अलग अलग बात है। क्योंकि प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं तो वहां पर सिर्फ एक इलाके में नहीं, वो 4-5 जिले में एक तरीके से समझ लीजिए आसपास के पूरा जो है सो कि वो चर्चा का माहौल रहता है अगले 2-3 दिनों तक। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्या है, वो तो रैली हो गई, अखबार में छपी और बात खत्म। लोगों का उत्साह भी थोड़ा खत्म हो जाता है कि अगर वो फिजिकली वहां पे प्रेजेंट नहीं है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि अब कैसे इसको टैकल करेंगे, इसके लिए क्या योजना है, ये तो अभी कुछ दिख नहीं रहा है। जी, अब चलते हैं थोड़ा महाराष्ट्र की तरफ, जहां पर लुंगी उठा के पुंगी बजाई जा रही है। और हमारे बाला साहब ठाकरे के पुराने दिनों की याद दिलाई जा रही है, जहां वो लुंगी उठा के पुंगी बजाया करते थे। धीरेन जी, ये लुंगी पुंगी वाले मामले से आपको क्या लगता है, ये बीएमसी का इलेक्शन जीतने के लिए जो ये इन्होंने ट्राई किया है, इसकी सफलता की क्या संभावना है? देखिए, अब वो जो है वाकई ढपोर संघ की जो कहानी सुनी थी उससे भी आगे बढ़ गए वो दोनों भाई। वो कभी याद कीजिए, उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया अभी एक यात्रा में कि ये आदमी ये यही कह के गया था, ये संजय राउत था, कि हम एकनाथ शिंदे को मुंबई में नहीं घुसने देंगे। वो न केवल घुसा बल्कि मुख्यमंत्री बना, बड़े आराम से आके टहल के बना, इनकी आंख के सामने बना। तो इन लोगों को अब कोई पूछ नहीं रहा, गिन नहीं रहा, इसमें इनकी बड़ी बुरी हालत होने जा रही है। क्योंकि वो जिस तरह से, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उनके पास कोई, आपके पास एक ही चीज थी, आप उसी को लेकर घूमते थे। हिंदुत्व की वजह से लोग आपको वोट देते थे, क्योंकि मराठी के तौर पर तो आप कभी भी नहीं रहे हो कि भाई आपको मराठी, मुंबई में मराठी दे रहा था, लेकिन आप कभी सोलापुर और इधर सतारा में और उसमें क्या करते थे, आपको क्यों कौन घुसने देता था? वहां दूसरा मराठा बैठा था। फिर विलासराव चौहान, पृथ्वीराज चौहान, इन सबका भी अपना एक बहन था। तो इन लोगों के पास जो ले दे के एक पूंजी थी, वो मुंबई में हिंदू वोटर्स के नाम पर, जो नॉर्थ इंडियन होता था वो भी शामिल हो जाता था और कुछ हिस्सा साउथ का भी था। क्योंकि उन्होंने याद कीजिए, उन्होंने ये याद दिलाया राज ठाकरे ने कि हम पहले भी गुंडे हुआ करते थे और हमने अभी उनको नहीं मारा था, हमने इनको भी मारा था। जो ये भूल चुके थे, उन्होंने कहा कि साहब हमने उनको भी मारा, हमने उनकी जेब नहीं काटी, हमने सिर्फ उन्हीं का पर्स नहीं मारा, हमने इधर भी मारा था। क्योंकि 1966 में जब ये पार्टी बनी थी तो उस वक्त इन्होंने यही किया था, उठाओ लुंगी बजाओ पुंगी, यही नारे के साथ शुरू हुई थी उस समय ही। जो इधर का उत्तर भारतीय लोग नहीं थे वहां, क्योंकि वहां इतने थे भी नहीं। और उस तरह से उस समय तक, चूंकि मुंबई में वर्धा का राज भी चल रहा था, वरदराजन, वर्धा मुदलियार, उसने सबने, जितने आपने देखोगे ये डांस बार थे, उन सब में थे। चूंकि मैं जब स्टोरी कर रहा था तभी मुझे ये स्ट्राइक पता चली कि सेठी, रमन्ना वमन्ना, बहुत सारे लोग थे जो वहां, बाकायदा कर्नाटक से लेके तमाम लोगों को एक ही माना जाता है वहां। कोई मतलब साउथ इंडियन का मतलब ये नहीं कि ये तमिल है, ये मलयाली है, या वहां सबको देखते ही वो सबको एक ही मानते हैं कि साहब ये हुआ। मद्रासी बोल देते हैं सबको। हाँ। तो वो, उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने अन्ना मलाई को गाना शुरू कर दिया कि भाई जो आदमी जिससे कोई तुम्हारा कोई पॉलिटिकल इस तरह का कोई, मुझे तो नहीं लगता कि कोई सामना हुआ हो। और उसके बाद वो उसको कह रहे हैं कि हम इसको रोक देंगे। तो उनके जो कुछ, दरअसल क्या है ना, ये पार्टियां गुंडों पर ही आधारित थी, इसमें कोई शक तो है नहीं। अगर आप देखेंगे सारा भत्ता लेना, वो लेना, और लोग इनको बर्दाश्त करते थे उत्तर भारत में भी और तमाम जगह पर। चूंकि इनको वहां हलकट बोला जाता है। हाँ, मतलब आप इस देश में अभी तो बहुत सारी चीजें, मैं तो इस बात के लिए ममता बनर्जी को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि जो संविधान के अंदर जो
डिस्क्रिशनरी और फला और वो सब जो नाटकबाजी विदेशों से मांग मांग के करके ना, जैसा आपके पास आपको किसी ने कोट दे दिया, वो आपके फिट तो आ नहीं रहा, मांगा हुआ कोट है, फिर आपने पैंट भी मांग ली तो उसके लिए फिर बेल्ट मांग ली, बेल्ट में छेद नहीं हो रहा उधर की तरफ जहां बंधना चाहिए था, फिर आप उसने चलते हुए कहने मुझे कोट के ऊपर पैन भी दे दे भाई, अंदर कमीज है नहीं। उस तरह का संविधान बनाए घूम रहे थे कि एक आदमी ये कह दे सेंट्रल एजेंसी पे अटैक कर दे तो आपके पास कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं, आप भागे घूम रहे हैं। उसके बाद आप जब इस तरह का कोई आदमी शुरू से कि कहीं आप जाते हैं तो वहां कहते हैं कि नहीं साहब यहाँ आप टैक्सी लेके नहीं आएंगे। इस देश में बहुत सारी राज्यों में ऐसा होता है, आप जाइए जरा हिमाचल में कि नहीं आप टैक्सी लेके नहीं आएंगे। यहाँ इधर के लोग खासतौर से जो 5 स्टेट है उनको ये लगता है कि ये देश के लिए सारा बोझा अपने धंधे पे सर पे रखेंगे, हम ही जिम्मेदार हैं, बाकी सब उनको गालियां देते रहे। आप देखिए तमिलनाडु में क्या होता है ना। आप वहां मंदिरों को जिस तरह से किया जा रहा, मैं खबर को इधर नहीं कर रहा, डाइल्यूट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी तक इस देश में ये क्लैरिटी नहीं है, ये बिल्कुल क्लैरिटी नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कोई राइट नहीं था कि किसी दूसरे राज्य के लोगों पर हमला करना राष्ट्र के खिलाफ है, ये राष्ट्र के खिलाफ है, राष्ट्र होना। लेकिन वो पता चला वो जिसको मार रहे, थप्पड़ मार रहे, वो मार रहे, उन्होंने खुद ही अपना इतना बर्बाद कर लिया कि लोग धीरे से समझ गए कि ये हिंदू हिंदू कुछ नहीं है, ये सब पैसे उठाने वाले लोग हैं, इनको सिर्फ पैसा चाहिए। और अभी जो देख रहे थे एक और मीम्स बनाया होगा, मुझे तो पता नहीं, लेकिन वो उसमें बाल ठाकरे, वो मतलब उद्धव ठाकरे कह रहा कि हमने कांग्रेस के साथ जाने के लिए हिंदुत्व छोड़ा, और उधर वो राउत कह रहा है उसी में दूसरे उसमें कहने लगा साहब हमने जो है बीजेपी को, जब हम कांग्रेस के साथ मिले तो कांग्रेस को हमारा हिंदुत्व अपनाना पड़ा। तो उनको सुबह से शाम तक दोपहर तक कौन क्या दे रहा, उनके कैंडिडेट पर कोई चर्चा नहीं हो रही, उनके लोगों पर कोई चर्चा नहीं हो रही। और मुझे लगता है कि सर्वाधिक वर्स्ट डिफीट 1985 से पुनर्मुस्को भाव, जो हम लोग कहावत जानते हैं पुनर्मुस्को भाव, ये उसी में भाव में जाने वाले हैं। इनके पास कोई इस तरह का नहीं है, सिर्फ गुंडे कुछ लोग हैं जो जाते हुए हिंदी वालों को मार देते हैं, किसी बेचारे आइसक्रीम वाले को मार दिए, किसी ऑटो को मार दिया, और वो कोई भी कर सकता है। जब आप इतनी भीड़ में हो, इतने बड़े हिम्मती होते तो आप बाहर भी निकल के दिखते, वो कभी उसकी हिम्मत नहीं आई, आ नहीं पाए ना। वो एक बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि नहीं आएंगे, हालांकि मैं इस बात का बहुत विरोधी था कि भगवान राम के मंदिर तक आने वाले के लिए किसी को भी रोका जाए, लेकिन अगर उसने दिया तो उनकी हैसियत नहीं हुई राज ठाकरे की, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो बाहर निकल के आए। जबकि यहाँ योगी बाबा है, नहीं करने देंगे ऐसा कि कोई, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं है। तो उनकी क्या है कि घर में घुस के बहुत सारे लोग वो सारी कहावतें बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन उनको सारी कहावतें याद होंगी। तो अन्ना मलाई जैसे लीडर को इस तरह की चीजें कहना, और वो तो उसने जवाब दे ही दिया, उसने कहा कि मैं आऊंगा, मेरे पैर काट के दिखाना, किसमें हिम्मत है, और वो आ जाएगा, तब क्या करेंगे? आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो इसीलिए इस तरह की पॉलिटिक्स का अब ये अंत, मुझे लगता है ये सब चीजें दिखेंगी, और बहुत सारी लाइनें इनसे साफ होती हैं जो आज नहीं तो कल देश इन पे फैसला जरूर करेगा। तो बीएमसी इलेक्शन का क्या परिणाम होने वाला है अनुपम जी? जी, मैं धीरेन्द्र सर की बात को ही आगे बढ़ाता हूँ। मतलब शिवसेना, इन्होंने बताया कि हिंदू, बहुत से लोगों को आज कंफ्यूजन हो सकता है कि शिवसेना नाम से ऐसा कि ये तो हिंदुत्व को लेकर ही स्थापित हुई होगी, हिंदुत्व का ही एजेंडा शुरू से लेकर ये चली होगी। इन्होंने बताया अभी कि शिवसेना की स्थापना जो हुई थी वो 1966 में हुई थी, और किस कांग्रेस के ही आशीर्वाद से हुई थी। अगर तह में जाएंगे तो हमें ये भी पता चलेगा, एक नाम जो भी लोग होंगे वो गूगल कर लेंगे, रामराव आदिक करके, जो बाद में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी बनते हैं और कांग्रेस के नेता थे। जब शिवसेना की स्थापना हो रही थी उस समय वो वहां पर मंच पर मौजूद थे। इसके अलावा कोई मैं तो इसका गवाह हूं ना भाई कि बाल ठाकरे का जब निधन हुआ था उस समय, आज हम लोग उन्हें हिंदू हृदय सम्राट बताते हैं, लेकिन यहाँ पर यूपी बिहार में पटाखे चले थे उस दिन, कारण कि उन्होंने छठ जैसे महापर्व का भी विरोध कर दिया था। तो एक तरीके से इनके खून में भी वो बहता है कि जब कोई भी फंडा ना चले तब जो है यूपी बिहार के लोगों को गाली दे दो, और तमिलनाडु के और दक्षिण भारत के लोगों को गाली दे दो। और जब पूरे आपातकाल के दौरान जब पूरा विपक्ष जेल में था, तब उस समय बाल ठाकरे जो है वो इंदिरा गांधी का समर्थन कर रहे थे, आपातकाल का समर्थन कर रहे थे। और कौन बाल ठाकरे, जिनकी राजनीति से पहले जो कार्टून बनाया करते थे, और बतौर राजनेता भी उन्होंने कार्टून बना के इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी पर ही हमले कर करके और अपनी पूरी की पूरी राजनीति खड़ी की थी। उसके अलावा वो तो हटा दीजिए, 1977 का लोकसभा चुनाव,
जिसमें कांग्रेस वाइप आउट हो गई थी पूरे देश से, उस चुनाव में भी कांग्रेस के साथ अगर कोई खड़ा था तो शिवसेना खड़ी थी। उसके बाद फिर 1978 में जो चुनाव होता है, 1979 में चुनाव होता है, वो समय बीएमसी के चुनाव में, उसमें भी शिवसेना खड़ी थी कांग्रेस के साथ। इन्होंने ये देखा ना कि कांग्रेस के साथ हमारा कोई गुजारा नहीं हो पा रहा है, हम बार बार सिमटते चले जा रहे हैं, इसीलिए इन्होंने बाद में जो है सो कि राम मंदिर वाला लहर स्टार्ट हुआ या भाजपा थोड़ी मजबूत होने लगी तो इन्होंने उस डोर को पकड़ लिया। और भाजपा के साथ भी रहे तो ये कैसे रहे, हमेशा ब्लैकमेल करते रहे। भाजपा को इन्होंने कभी ठीक से रहने कहाँ दिया था। 2007 में इन्होंने प्रतिभा पाटिल का समर्थन कर दिया, 2012 में प्रणब मुखर्जी को बुला के वहां पे मातोश्री में मिल लिया, उनका समर्थन कर दिया। फिर अभी देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और जब बहुमत मिल गया तो वापस अपने चले गए, मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा बना दिया। अब ये देख रहे हैं कि पार्टी भी टूटी हुई है, परिवार भी टूटा हुआ है, अब ये दोनों को कैसे जोड़ें। तो इनको लग रहा है चलो भाई फिर से ये लुंगी उठाओ और पुंगी बजाओ वाली चीजें करेंगे। ये शायद भूल गए हैं कि महाराष्ट्र जो सर्कल है, महाराष्ट्र सर्कल में दक्षिण भारतीय फिल्में इतना अच्छा कर रही हैं और उनका कारोबार सैकड़ों करोड़ का रह रहा है। अब पहले वाला जमाना है, नहीं रह गया है, इनको समझना चाहिए। और उस माहौल में ये आके उस तरीके से, अभी अल्लू अर्जुन जाके मुंबई में खड़ा हो जाएगा तो इतनी भीड़ जुट जाएगी जितनी वहां पे अब दशहरा के मैदान में तो वो वैसे भी भीड़ नहीं जुटती है विजयादशमी पर, शिवसेना के स्थापना दिवस पर, उससे दोगुनी तो वैसे ही जुट जाएगी वहां पर। तो इनको अब ये समझना चाहिए कि माहौल अब बदल गया। अब ये 2014 से पहले 2010-11 से पहले वाला भारत नहीं है जहां पर कि यहाँ अपने मातोश्री में बैठ के बोल दिया कि इनको भगाओ और आपके कार्यकर्ता सारे सड़क पर उतर गए और भगाने के लिए वहां पे लग गए। अब क्योंकि अब सरकार जो है वहां वो भी भाजपा की है, पब्लिक मैंडेट से है, ये बताता है कि पब्लिक आपके साथ नहीं है। और दूसरा, पुलिस आपके हाथ में नहीं है अब कि आपकी गुंडागर्दी चलेगी। पुलिस जिसके हाथ में है वो भी हो सकता है कि योगी मॉडल या फॉलो करने लगे तो फिर इनके लिए दिक्कत हो जाएगी। वो तो मैं तो मानता हूँ कि देवेंद्र फडणवीस बहुत से मौकों पर छोड़ देते हैं इनको कि हाँ भाई ठीक है, नहीं तो एक नौसेना अधिकारी के घर में घुसकर इन्होंने और उनको कलिक वो विंक लगा दिया था इन्होंने। तो इक्के दुक्के घटनाएं करके ये लोगों को डराते रहते हैं कि हमसे डरो, लेकिन इनकी औकात नहीं है मुंबई में आज की तारीख में कि ये सड़क पे उतर के उस तरह का माहौल क्रिएट कर सके जैसा ये बाल ठाकरे के समय करते थे। और आप ये भी देखिए ना, लोकल चुनाव में मुद्दे बहुत से अलग अलग होते हैं। अभी खबर आई थी कहीं पर कि बीजेपी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया, एआईएमआईएम के साथ गठबंधन कर लिया। हालांकि बाद में जैसे ही वो फडणवीस को और उस स्तर पर पता चला तो फिर उसको रोका गया उस चीज को। तो लोकल बॉडी में कभी कभी कुछ ऐसी चीजें भी हो जाती है जो ऊपर किसी को पता ही नहीं होता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि हर एक डिटेल जो है, इतनी म्यूनिसिपैलिटीज है उसकी हर एक डिटेल जो है वो खुद मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष बैठकर तलब करता होगा। लेकिन बीएमसी जो है वो महत्वपूर्ण है, उसका बजट भारत के कई राज्यों के बजट से भी ज्यादा है। और मुझे तो लग रहा है कि अब मराठी मानुस वाला जो पहले वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था वो अब बदल गया है। अब एक नाथ शिंदे के रूप में वहां पे एक भाजपा के साथ बहुत बड़ी ताकत है, और कम से कम मुंबई में तो है ही है, और उनका प्रभाव भी ठाणे और मुंबई के आसपास वाले इलाके में ही है। तो मैं तो बीएमसी इस बार कंप्लीट शिवसेना, दोनों मन से शिवसेना या जो भी हो और इनके जो भी साथी संगाती हैं उन सबको कंप्लीट वाइप आउट होता हुआ एकदम देख रहा हूं मैं। और क्योंकि दूसरा कारण ये भी है कि जो कारोबारी वर्ग है पूरा का पूरा वो भी अब भाजपा के साथ है। और मुंबई में आप गुजरातियों की संख्या भी एक बार देखिए कि वहां कितनी संख्या में गुजराती हैं। और वहां पहले क्या था, पहले इनकी चाल इसीलिए सफल हो जाती थी क्योंकि जो दक्षिण भारत के लोग मुंबई में थे उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो वोट नहीं देते थे। अब वो वहां बस चुके हैं, उनकी पीढ़ियां वहां पर है, वो वहां के वोटर हैं, जो उत्तर भारत के भी हैं, जो दक्षिण भारत के भी हैं, जो गुजरात के भी हैं। वो वहां प्रभावशाली लोग हैं, वो अब वहां कंपनियों में तब कर्मचारी हुआ करते थे, अब वो बड़े बड़े पदों पर है। तो अब आप उनको कहाँ से भगा दीजिएगा, और ये लोग किनको वोट देंगे ये तो मतलब एक तरीके से पता ही है। तो शिवसेना को मैं कंप्लीट, और फिर टूट जाएगा उसके बाद ये उद्धव और राज ठाकरे और आदित्य ठाकरे सब कोई मिलकर जो वो गलबहियां कर रहे हैं, आप देखिएगा चुनाव होते ही ये लोग आपस में फिर गाली गलौज करेंगे। जी तो साहब आप थोड़ा क्या बताएं, ये उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है धीरेन जी?
उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी रोज रोज बयान बदल रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि SIR में जो गए हैं वो सारे के सारे भाजपा वाले गए हैं, तो आरंभ में कहा था उन्होंने। उसके बाद फिर उन्होंने उसका समर्थन कर दिया, फिर क्रिटिसाइज कर दिया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, 2 दिन में अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, एक बार फेवर में, एक बार अगेंस्ट में। तो हमें थोड़ा समझाएं साहब, क्या चल क्या रहा है आखिरकार, क्या हुआ है SIR में उत्तर प्रदेश में? देखिए, SIR में तो अभी दोनों ही पार्टियां लगी हुई थी अपने लोगों को, लेकिन ज्यादातर जगह में आप देखेंगे कि शिकायतें कितनी आ रही हैं। सवाल ये है, अभी उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो चूंकि अलग अलग मतदाता लिस्ट उन्होंने पेश करके दिखा दी, वो जो एक गलतियां हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव गलतियां हैं, वो तमाम चीजें हैं, वो कोई बहुत सोच के की गई, पॉलिटिकली मोटिवेटेड इस तरह की कोई गलती अभी तक कोई SIR में साबित नहीं कर पाया। योगी आदित्यनाथ ने एक जो कहते हैं कि उसमें एक चुरकी छोड़ी थी, और उसके बाद आप देखिए, उसके बाद से आज तक उन्होंने तो कुछ कहा नहीं है। उन्होंने ये बता के कि साहब आप लोगों 85% नाम कटे हैं, और उसके तुरंत बाद जो लोग धरने प्रदर्शन करने वाले थे, तमाम लेके सड़कों पे आने वाले थे, वो खुशी के मारे कोट पैंट सिलवाने भाग लिए, क्योंकि उनको लग रहा था अब जाके 27 में शपथ लेनी है, नए कपड़े होने चाहिए। उसके बाद से वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, जो बोलना है इन्हीं को बोलना है। ये मुद्दा जनता में ना इसका कोई अर्थ है, ना कोई किसी के पास इसका कोई लॉजिक है, और बहुत सारे लोग तो यूपी में तो अभी समझ भी नहीं रहे होंगे। मुझे लगता है जिनके पास चुनाव होगा, जिनके बन गए वो भी बहुत खुश हैं, जिनके नहीं बने वो भी कोई बहुत परेशान तो नहीं दिख रहे, सिवाय उनके अलावा जो लोग आपको दिखता है कि भाई साहब इसमें कहीं ऐसा ना हो इससे नागरिकता तय हो जाए, कहीं राशन ना हो जाए। क्योंकि मैंने तो आसपास अपनी गली में, मैं तो वहीं रहता हूँ, यूपी में ही रहता हूँ, मेरे तो दोनों जगह घर भी और वहां गांव में भी कोई ऐसी समस्या तो मैंने नहीं सुनी कि लोग आके कोई हमसे कहा हो किसी ने। लखनऊ में जरूर मेरे दोस्त बता रहे थे कि 1-2 लोगों ने फोन किए कि भैया हमारे पास BLO नहीं आया, हमारे पास BLA नहीं आया, इस तरह की समस्याएं हैं। लेकिन ये कोई मास लेवल पर नहीं है, और इतनी बड़ी भी नहीं है संजय सर कि उसको वो लोग कोई पॉलिटिकली उसका फायदा उठा सके। आप देखिए, कोई एक आज आपको मालूम है, अब तो हम लोग ये भी नहीं बताते कि आज कपिल सिब्बल कह रहे थे साहब देखो जिनके भी 6 बच्चे हुए उनको नोटिस भेज दिया, और साहब ये तो बहुत खराब हो गया। हम लोग रोज सुनते हैं, लेकिन बताते भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ये मान लिया कि ये मुद्दा नहीं है। जनता इस मुद्दे को लेकर बहुत कुछ नहीं है, और इससे बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है। ज्यादातर मैं आपको बता रहा हूं कि ये सारी चीजें उनको नुकसानदेह होंगी मोटा मोटी। देखिए, सीट बाई सीट अभी कोई एनालिसिस नहीं है, क्योंकि जब तक हम लोग सीटों को पढ़ते नहीं है, जाते नहीं है, जब तक फाइनल लिस्ट नहीं आ जाएगी, जो कंप्लीटली आएगी, तब तक आप विधानसभा वाइज नहीं देखेंगे। लेकिन मोटा मोटी जो हम लोग कहते हैं कि खेत बाहर से देख के भी समझा जाता है, तो उसको इसी तरह से मुझे ऐसे समझ में आता है कि ये ज्यादातर नुकसान उन पार्टियों को है जिनके पास लाठी डंडे की ताकत थी, जिनके लिए लोग मरने मारने के लिए तैयार होते थे। जैसे कि अगर आप किसी भी गांव में चले जाते और आप यादव जी से कहते कि भाई ये जो है लालू प्रसाद यादव बहुत खराब है और यह है, तो आपके साथ जो हो सकता था वही लोग वो है जो जीत के लिए किसी भी लेवल पे जाना था। वरना आप एक सोसाइटी में चले जाइए, उसमें 1600 फ्लैट होंगे, आप उनमें से किसी से कहिए कि चलिए अपनी पार्टी को जिताने के लिए एक फर्जी वोट डालना है, मैं मानता हूं, मेरा चैलेंज है कि शायद आप 10 आदमी नहीं ढूंढ पाओगे। और आप उन गांव में चलिए जो जाति आधारित पार्टियों पर है, आप कहिए कि हमें बूथ पे कब्जा करना है, तो वो एकदम उछल के आपसे पहले बूथ पे बैठ चुके होंगे, कहने हाँ ये तो अभी कह के गए कब्जा है भाई हमारा इस पे। तो इसीलिए नुकसान ज्यादातर उन्हीं पार्टियों को है जो इसमें गड़बड़ कर रही थी। और मुझे लगता है कि अगर 3-4 करोड़ की सफाई हो रही है, ये 2 करोड़ 89 लाख में से अभी कुछ शायद 1700 या 1800 शिकायतें, मतलब वो फॉर्म भरे गए हैं जो लोग हैं ना, अभी तो फॉर्म का शुरू हुआ, अभी कल परसों तक 1700 से 1800 फॉर्म भाजपा वालों ने दिए थे, 1100 फॉर्म सपा वालों ने शायद दिए हैं। मैं जो एक डाटा देख रहा था, क्योंकि मेरा भी बहुत उस पर इंटरेस्ट नहीं था, मैं ये देख चुका कि उसका नुकसान वेस्टर्न यूपी में जब मैंने एवरेज निकाला था तो मल्टीपल आईडीए में उसका नुकसान समाजवादी पार्टी को ही दिख रहा था। कोई ऐसा बीजेपी को इसलिए नहीं दिख रहा है कि बीजेपी के पास वहां इस तरह से खोने के लिए अभी वहां कुछ नहीं। और जैसे ही मुस्लिम वोट की संख्या जब बड़ी होती है, हम लोग एवरेज की बात नहीं कर रहे, जैसी संख्या होगी उस हिसाब से हटते हैं, तो अगर वो 10,000 भी हटते हैं तो वो अपना क्लाउड खोते हैं, वो अपना प्रभाव खोते हैं।
क्योंकि उनका उसी हिस्से में वोट है। और अगर योगी आदित्यनाथ ने जो इतना बड़ा जो बयान दिया था, मुझे लगता है वो सबसे बेहतर बयान वही था इस पूरे एसआईआर में, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि किसी मुसलमान और किसी बूथ पर 800 वोट मुसलमानों के हैं और 200 हिंदुओं के हैं, तो वो हिंदू वोट डालने नहीं जाते, इसीलिए उन हिंदुओं का वोट ट्रांसफर कराया जाए। तो ये एक प्रैक्टिकल बात है, और ये वही आदमी जो ग्राउंड की राजनीति करता है वही समझ सकता है कि ये अक्सर होता है। ऐसे बहुत सारे गांव में जो आप देखेंगे जहां मुस्लिम्स गांव हैं, हमारे यहाँ मुस्लिम बाहुल्य गांव है, मैं तो वेस्टर्न यूपी की आपको बता सकता हूँ पूरी उनकी हर एक गांव की, तो वहां दलित वोटर्स बहुत होते हैं। मतलब वहां आपको बहुत सारी जरूरत नहीं कि दूसरी अपर कास्ट के तौर पर दिखाई देंगी। लैंड होल्डिंग्स अगर वहां मुस्लिमों की है तो उसमें जो दूसरे काम करने के लिए, जो सहयोग करने के लिए होते हैं खेती में, जिनकी अपनी जमीनें नहीं होती, वो सब हिंदुओं की तादाद होती है। वो वोट नहीं डालते थे, उनको मालूम है, वो कहते हैं कि हम बेटियों को और उनको नहीं भेजते, बेटी बच्चियों को, जो मतलब जिनकी वोट बन जाती है औरतों को, क्योंकि उनपे वो छीटा कसी करते हैं, वो जानबूझ के, वो तो उस जगह अटैक करता ही है ना, तो वो इसीलिए वहां नहीं डालते थे। योगी आदित्यनाथ ने इस बार ये इंश्योर करने के लिए कहा, अभी दिखेगा वो उसमें कि जहां हिंदुओं के अगर 200 वोट है या जो बहुत ज्यादा मुस्लिम्स का डोमिनेंस है, वहां से उनको उन बूथों पर ट्रांसफर कराया जाए जहां वो वोट कर सके। उनका कहना यह है कि अगर मुस्लिम 200 हैं और 800 हिंदू हैं, तो वो 200 में मैक्सिमम पोल होता है, वो मैक्सिमम पोल करेंगे। अगर 200 हिंदू हैं 800 मुस्लिम है, तो वो पोल या तो होगा ही नहीं या मिनिमम होगा। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा यूपी में नहीं है, और अखिलेश चूंकि उनको ये खुद समझ में नहीं आ रहा कि उनको मुद्दा क्या लेना है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भाई आपको ये तो बताना पड़ेगा कि मैं विदेश में नहीं हूँ, छुट्टी से मैं वापस आ गया हूँ, कैसे बताएंगे आप? भाई वो देवरिया में वो टूट गया, वो पता नहीं कौन सा मौलाना, पता नहीं नाम भी उनके पता नहीं क्या क्या होते हैं, कि हम लोग उल गुलाल टाइप कुछ नाम होता है, तो वो देवरिया में तोड़ गिराया उसका, और वो उसने बताया कि ये 96 में बना कागजों में, लेकिन वहां जिसके पास मुंह पे माइक लगाई है बता देगा साहब 500 साल पहले आए थे, हजरत सिस्तान से आए थे, पता नहीं कहां से आए थे, उसको सब पता नहीं कहां से नक्शा याद रहता है, अंडालूसिया से आए थे, फला से आए थे, वहां से आते हुए, उससे पूछो तेरे कागज कहाँ है, 10वीं का सर्टिफिकेट, कहने साहब मैं तो 5वीं के बाद स्कूल ही नहीं गया, बाकी उसे सब पता है। तो अब आजकल आप देखिए कोई ट्वीट आया है क्या, आपने देखा? इतनी बड़ी मजार तोड़ दी, वो बीच में सड़क में बना के खड़ी होगी, अचानक पैदा हो गई थी वो, अरे उसको दरगाह बोलने वो बना दिया था साहब, वो तोड़ दिया उन्होंने देवरिया में, नापा वापा, कहने चलो उड़ाओ। कल 3 जगह और टूटा कल, कि चलो हटाओ, उनपे कोई नहीं बोल रहा ना, उन पर राजनीति कर रहे हैं। तो योगी अपना काम कर रहे हैं, कम से कम देखिए जीत हार अलग चीज होगी और वो बहुत अनिश्चित होती है, उसमें हम लोग नहीं जानते हैं क्या समीकरण में, लेकिन आज की डेट में उत्तर प्रदेश में कोई विपक्ष नहीं है, ये जान लीजिए। नहीं, और अखिलेश अनुपम जी एक दूसरे टॉपिक पे ले चलेंगे आपको। जी, आपने सुना परसों अजीत डोभाल जी ने कुछ कहा इतिहास के बारे में, और साथ में वो सोमनाथ का उत्सव हो रहा है, तो उसको लेके कई लोगों में, कई तबकों में बड़ी परेशानी है। तो आपने उसका कुछ विश्लेषण किया या नहीं किया? नहीं, इसमें क्या है, अजीत डोभाल ने जो भी किया है वो कहा है, उस पर काम 2014 से चालू, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो अजीत डोभाल इस सरकार में इसके नीति निर्माताओं में से एक है। हर जो बड़ी पॉलिसी होती है उस पर उनकी तरीके से छाप होती ही होती है, खास करके सांस्कृतिक मामलों में। और अजीत डोभाल विवेकानंद फाउंडेशन के माध्यम से ये काम कई वर्षों से कर रहे हैं। वो जो उनके वहां से निकलकर जो भी लोग अधिकारी या वो जो निकल रहे हैं, वो सब कोई उनकी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेन डर ये है जो विपक्षी पार्टियां हैं। आप देखिए, पहले ये लोग मोदी पर हमला करते थे, उसके बाद फिर इन्होंने अजीत डोभाल पर हमला करना शुरू किया। अब पिछले कई दिनों से ये लोग पीएमओ में खोज खोज के, ये फलाने जोशी हैं, ये फलाने शाह हैं, खोज खोज के पीएमओ के अधिकारियों की कुंडली निकाल निकाल कर और उन पर इन्होंने हमला करना शुरू कर दिया था। ऐसा आज तक इससे पहले उतना ज्यादा नहीं देखा गया था। एक एक अधिकारी की पीएमओ की कुंडली निकाली जाए, फिर उन पर हमला किया जाए, उनके बारे में पब्लिक में भ्रम फैलाया जाए। तो अजीत डोभाल को भी इसी कड़ी में इन्होंने ये बनाया।
और जबकि अजीत डोभाल जो है, दूसरी बात ये भी है कि वो उत्तराखंड से हैं। जो लोग उत्तराखंड के वो जानते हैं, वो गढ़वाली भी बहुत अच्छी बोलते हैं, हिंदी भी बहुत अच्छी बोलते हैं, अंग्रेजी भी बहुत अच्छी बोलते हैं, और जब वो बोलते हैं तो उनको लोग जो है वो सुनते हैं। और ऐसा नहीं है कि डोभाल जो है वो प्रधानमंत्री के साथ केवल विदेश यात्राओं पे ही रहते हैं या फिर पीएमओ में ही बैठे रहते हैं। वो उत्तराखंड में भी आज भी उनके गांव में जो मंदिर है या जो धार्मिक कार्य होते हैं या फिर जो सामाजिक सांस्कृतिक कार्य होते हैं, उसमें वो न सिर्फ हिस्सा लेते हैं बल्कि हर तरीके से ही, चाहे वो आर्थिक तरीके से हो, चाहे वो सामाजिक तरीके से, वो सहयोग भी करते हैं और उसका हिस्सा बनते हैं। यही कारण है कि डोभाल जो है वो जो करते हैं, जो कहते हैं वो खुद भी वो करते हैं। तो ऐसे लोग जब सत्ता में ऊपर पहुंचते हैं तो इन लोगों का डरा होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि ये तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने बात हमेशा की कि ये समाजवाद, लोहियावाद, फलानावाद, अम्बेडकरवाद, लेकिन ये खुद जो है अपने जीवन में उसमें से एक भी फॉलो नहीं करते हैं। और सोमनाथ वाली जो बात है, वो एकदम डोभाल ने जो कहा वो सोमनाथ में हम होते हुए देख रहे हैं। कई लोग वो भी तस्वीरें शेयर कर रहे थे कि ये गजनी की आज हालत देखो और ये सोमनाथ देखो आज कितना भव्य है। मैं तो ये कहता हूँ कि गजनी भी कभी समृद्ध हुआ करता था, वो तो अफगानिस्तान पूरा हमारा गांधार प्रदेश था। आज और उसकी जो हालत हुई, बाबर जो आया, आज उसकी जो हालत है वो वहां जब से इस्लाम आया तब से उसकी हालत दिनों दिन बिगड़ती चली गई है। नहीं तो वो तो भाई हमारा ही प्रदेश हुआ करता था। हिंदू कुश कैसे नाम पड़ा पर्वत का, वो भी हमने इतिहास में देखा है कि वहाँ हिंदुओं का खून बहाया गया था वहां पर, तभी उसका नाम हिंदू कुश पड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि शायद थोड़ा समय लगता है, लेकिन ये जो सांस्कृतिक पुनरुत्थान के जो भी कार्य होते हैं उसमें 100 वर्ष और 1000 वर्ष जो है वो बहुत कम समय होता है एक तरीके से देखा जाए तो। गजनी ने जब यहाँ से वो माल लूट के ले जा रहा था तब उसने कभी नहीं सोचा होगा कि आज से 1000 साल बाद ये मैं जहाँ से लूट के ले जा रहा हूँ वो इतना भव्य बन के फिर से खड़ा होगा। और उसने ये भी कहा जाता है कि मक्का मदीना तक भी भेजा था, जो शिवलिंग के टुकड़े उसने किए थे उस समय। ये भी कुछ हिंदुओं के बीच ये भी मान्यता थी, बड़े शांत लोग थे और वो जिस रेगिस्तान से होकर घुसा था, यहाँ शांत लोग थे, उन्हें नहीं पता था कि मंदिर पर भी हमला हो सकता है। तो इसीलिए उन्होंने पहले, कुछ हिंदू ऐसे भी थे जिन्होंने सोचा कि ठीक है मंदिर जो है वो अपनी रक्षा स्वयं कर लेगा। इन्हें नहीं पता था कि दुनिया जो है इतनी खराब हो चुकी है कि खून खराबा का स्तर जो है वो यहाँ तक पहुंच जाएगा। और गजनी ने, लोग कहते कि अरे वो तो लुटेरा था, पहले तो सारे राजा एक दूसरे को लूटते थे, ये उसके राज्य में जाते थे तो वो तो करते ही थे, तो वो भी उससे मजहब का क्या लेना देना है भाई। वहां पे गजनी के साथ जो आया था उसके जो फारसी में वहां लिखा हुआ है वो तो कोई पढ़ ले कि वो सिर्फ और सिर्फ उसने स्पष्ट लिखा है कि इस्लाम के लिए ये किया गया था। और ईरान से लेकर एक तरीके खलीफा ने इसको सम्मानित किया था गजनी को कि तुम मंदिर तोड़ के आए हो, आओ हम तुमको सम्मानित करते हैं। उसे उपाधियों से नवाजा था, पूरे परिवार को सम्मानित किया था। दुनिया भर के मुसलमानों में बच्चों को कहानियां सुनाई जाने लगी थी गजनी की, देखो वहां गया और वहां से मंदिर तोड़ कर लाया। तो ये सब तो मजहब के नाम पर ही हुआ था। और उसके बाद भी देखिए कि जब के एम मुंशी ने सोमनाथ मंदिर को बनाने का बीड़ा उठाया तो उन्हें सरकार का साथ नहीं मिला। वो गांधी जी के पास गए तो गांधी जी ने कहा कि ये तो सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती है, लोग जो है वो खुद चंदा इकट्ठा करें और इस मंदिर को बनवाए। जब राष्ट्रपति उस मंदिर के उद्घाटन में जाने वाले थे तो फिर उनको भी रोक दिया गया कि नहीं आप नहीं जा सकते हो। लेकिन फिर भी वो ऐसे व्यक्तित्व थे कि वो वहां पर गए। और अब देखिए अब क्या समय है कि प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो या कोई भी, पूरी की पूरी सरकार जो है वो सांस्कृतिक पुनरुत्थान के इस कार्य में लगी हुई है। तो मुझे तो लगता है कि वो डरते हैं इस चीज से। वो डरते इसीलिए हैं क्योंकि इनको अब तक ये लगता था कि गुजरात इनका सबसे बड़ा गढ़ है, वहां पे अगर इनका घर हम ध्वस्त कर देंगे किसी तरीके से, और बहुत पुराना गढ़ बन चुका है, तो मोदी और शाह जो है वो कमजोर हो जाएंगे। लेकिन इनको शायद पता ही नहीं था, एक तो हर्ष सांघवी के रूप में वहां पर अगला सीएम, मैं कहूंगा ये जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो फिर से हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि हर्ष सांघवी के रूप में अगला मुख्यमंत्री का चेहरा वहां पर दे दिया और ट्रांजिशन पीरियड में भी है भाजपा। और दूसरा सोमनाथ के नाम पर जो गुजराती अस्मिता को हिंदू अस्मिता से प्रधानमंत्री ने जोड़ दिया है। क्योंकि जब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर कहा था उस समय यही गुजराती अस्मिता थी जो चुनाव में मुद्दा बना था और प्रधानमंत्री जीते थे। उस समय वो मुख्यमंत्री बने थे वहां पर, मोदी अभी जो है मुख्यमंत्री बने थे और वहां जीते थे। तो अब सोमनाथ
जो दिवस है सोमनाथ का, वो पूरे देश में मनाया जा रहा है, और गुजराती अस्मिता को हिंदू अस्मिता से जोड़ दिया गया है। अब वो वहां पर इतने मजबूत हो गए हैं कि इनकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो चुकी है, तो इनका बिलबिलाना जो है वो स्वाभाविक है। जी। और अंत में धीरेन्द्र जी, एक आपको सूचना देता हूँ, आपके ध्यान में आई या नहीं आई। आभास मल्लैयार ने बाबर पे बड़ी एक मानक एक पुस्तक लिखी है। 3 किताबें लिखी और तीन। वहां पर बीजेपी की तरफ से कोई कार्यक्रम किया गया जिसमें उनको बुलाया गया। अच्छा, उसमें कोई वसीयतनामा टाइप का, कोई बाबर का वसीयतनामा भोपाल के लिए, इस तरह का कोई फर्जी डॉक्यूमेंट बनाया हुआ मार्क्सिस्ट ने, उसके ऊपर। और अचानक किसी अखबार में कुछ छपता है कि साहब कि ये बाबर का महिमा मंडन कर रहे हैं, और वहाँ के मंत्री से लेकर संतरी तक सब बैकफुट पे आ जाते हैं और उनकी इवेंट कैंसिल हो जाती है। अब इसको आप क्या कहेंगे? हमारी भारतीय जनता पार्टी के आपके कैप में एक कितना बड़ा फेदर है ये, बताइए। फेदर इन द कैप जिसको बोलते हैं। दरअसल एक चीज मैं आपको अभी इस प्रोग्राम में भी कहा और बहुत बार मैंने कहा कि बीजेपी वोट ले नहीं सकती। बीजेपी को वोट लोग देते हैं। बीजेपी की हैसियत नहीं है, कांग्रेस की वजह से देते हैं। नहीं, मतलब लोगों के पास विकल्प नहीं है, क्योंकि इनके पास इतना घटिया स्टफ है, इनका जो इंटेलेक्ट का है, कि कई बार तो आपको उनसे बात करने पे, मैं कई नाम नहीं लूंगा सांसद, जिनको इसलिए भेजा गया कि वो इंटेलेक्ट है, और मैं जाके बैठा ही, मुझे मेरा रिपोर्टर लेके गया जबरदस्ती, सर चलिए चलिए। जनरली तो मैं पॉलिटिशियन से मिलना बहुत अवॉइड करता रहा, जबकि मैंने पॉलिटिकल एडिटर भी रहा और चैनल हेड भी रहा। आप ये सोचिए, जब मैं गया उसके और एक दो बात कोई इशू चल रहा था, मैंने पूछना शुरू किया तो उसने कहा कि अच्छा ये किताब में है। तो मैंने कहा कि चाय में थोड़ा देर लगेगी, मुझे जल्दी जाना है। और मैं उठ के चला आया। दोबारा कहा कि अब मत बुलाना मुझे, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। वो बहुत ही आइडियोलॉग के तौर पर आया। आप ये बाद में सोच बता दीजिएगा। ये सोच के देखिएगा आप कि पूरे इस समय मध्य प्रदेश में, एक सवाल में मेरे ही शो में शायद मैं कर रहा था कि आप ये सोचिए, ये पार्टी लगातार सत्ता में है। इस पार्टी में एक वो जो चल रहा है, कटाओ घर, कट्टी कुट्टी घर, उसमें गायें कट रही हैं। सारा सिस्टम मालूम है। सबसे ज्यादा धर्मांतरण के जो हिंदू लड़कियों के हैं, जो बाकायदा एक मैस के तौर पर चल रहे अजमेर की तरह, उनको यहां दोहराया जा रहा, भोपाल से लेके इंदौर तक। अरे यार, आम आदमी आपको इससे ज्यादा क्या कर सकता है कि बार बार वोट दे रहा है? तुम्हारे मूर्खों को, जो नेताओं को, जो लोग हिंदू कॉज तो दूसरी बात है, देश के कॉज को नहीं समझ पा रहे, जबकि हिंदू का कॉज देश का कॉज है। ये कम से कम इतिहास हमको समझा चुका। ये आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री के वहां नाम लेते हैं आप हर बार, हर शो में, उसके बावजूद दरअसल उनको ये पढ़ने। अच्छा एक बात सोचिए, 1500-1400 साल से एक कल्चर सिर्फ कत्ल करती है, माले गनीमत लेती है, हलाला रिश्ते, ये कि मतलब कोई भी रिश्ता, ब्लड भी छोड़ दीजिए, वो भी सब कहने की बात है, क्योंकि अगर आप अंदर जाएंगे तो सब पढ़ते चले जाएंगे कि भाई बेटे की बहू के साथ भी अगर ससुर ने कर लिया, जैसे मुजफ्फरनगर इमराना केस में, किसी का नाम नहीं ले रहा, इमराना केस तो बता सकता हूं कि मुजफ्फरनगर में इमराना, याद होगा आपको, काकड़ा के पास वो ससुर ने रेप कर लिया और पूरी पंचायत ने आके, देवबंद से आके फतवे हो गए कि साहब ये तो तुम्हारी अब माँ हो गई। वो मुजफ्फरनगर का केस था, हम लोग नाराज हो गए। हम लोगों ने सोचा, उस वक्त तक हमने पढ़ा नहीं था, तो हमने सोचा यार ये क्या अहमकाना बात है, ये असली इस्लाम की बात ही नहीं बता रहे ये मूर्ख। वहां देवबंद के लोग आके फतवा दे रहे, लेकिन हम हिंदू जो है इतने ज्यादा उत्तेजित थे कि हम पैगंबर साहब को बचाने पे लगे हुए थे कि ये समझ नहीं रहे, इनको असली बात नहीं बता रहे, असली बात ये है, ऐसा हो नहीं सकता। वो लड़का अपनी बीवी को बेचारा लेके भाग गया, दूसरे कस्बे में रह रहा, आज तक मजदूरी कर रहा हो। मैं आपको बता रहा हूं अभी की बात। और उसको, ससुर को, उसने लेडी ने रेप में सजा कराई। लेकिन आप ये सोचिए नैरेटिव क्या चलता है इस देश में कि यार हिंदुओं से ज्यादा फासिस्ट कोई नहीं। अभी देख रहे हैं ना आप, एक कोई ब्राह्मणवाद बता रही, अपना नाम पांडे है उसका, बता रही ब्राह्मण बहुत खतरनाक होते हैं। अभी वो दूसरे भी ब्राह्मण,
अरे यार ये फिर कह रही ब्राह्मणवाद मनुवाद अलग है, फिर कह रही ब्राह्मणवाद अलग है। दरअसल ये इतनी चेंज इसलिए काम नहीं आ रही, मैं जो कहानी बताना चाह रहा हूँ, जो इसलिए आपकी उससे भटक नहीं रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इनके पास कोई काटने लायक आदमी नहीं है जो बता पाए। इनको मजबूरी में दिलीप मंडल लेना पड़ता, ये मजबूरी में कुमार विश्वास को कवि मानते हैं। आप ये सोच के देखिए कुमार विश्वास कवि है क्या? एक आदमी मुझे बता, मतलब मैं कम से कम ये सारी किताबें मैं बाहर फेंक आऊंगा जितनी यहाँ संजय जी रखी हुई है, मैं इनको अभी फ्री में दे दूंगा नीचे उतर के, अगर उसकी कोई कविता बता दे, उसको किसी भी कोई कवि उसको कह दे तो भांड है। प्रधानमंत्री क्या आभास सर वाला जो पूरा मुद्दा है जी, आभास सर वाला जो पूरा मुद्दा है उस पर मैंने तो यही सवाल सिर्फ पूछा है कि क्या ये लोग जो विरोध कर रहे हैं अभी, या जिन्होंने उनके कार्यक्रम को रद्द करवाया है, क्या वो विवेक देबरॉय से ज्यादा बड़े विद्वान हैं? मतलब क्या वो विवेक उनको देबरॉय पता ही से नहीं होगा ज्यादा? विवेक देवराय कौन? अरे यार आपने फिर और बड़ा सवाल कर दिया, अब तुम्हारे खिलाफ ही एक्शन होगा। तुम विवेक देबरॉय को जोड़ रहे हो। मैंने इसीलिए जोड़ा क्योंकि विवेक देबरॉय ने मुख्यमंत्री जो है वो हमारे रावण की चाकरी करने में लगे हुए हैं, और रावण को यहाँ दौड़ा के भगाया जाता है, बताइए मेरठ में। वो जो बाबर पर किताब है उसको लेकर विवेक देबरॉय ने कहा था कि आभास जो है वो बाबर के जीवन और समय से जुड़ी प्रचलित मानक कथाओं पर सवाल उठाते हैं, और उन्होंने इसे मतलब स्वागत योग्य बताया था उस किताब को। अमीश त्रिपाठी ने तारीफ की है, विक्रम संपत ने तारीफ की है, अश्विन संघी ने तारीफ की है। पता नहीं इन्होंने इन सब में से किसी का नाम नहीं सुना है कि मैंने अभी एक ट्वीट लिखा है, क्योंकि मेरा भी इसी तरह का एक अनुभव हुआ था कि कोई बीजेपी के जो तरफ से ही ऑर्गेनाइज था, कोई उनके सिंपैथाइजर ने वो किया था, उसमें मेरे साथ जो अनुभव हुआ था वो मैंने अभी ट्वीट किया है, वो भी आप देख लीजिएगा। चलिए समय हो गया है, इसलिए इसको वाइंड अप करते हैं। एक बात के साथ खत्म करता हूं कि मैं आपको याद होगा, बाकी सब दर्शकों के लिए बता दूं कि जब बाबर जो है, बाबर की कहानियां पता नहीं कितनी लोगों ने पढ़ी होंगी, उसकी असली किताब ही नहीं पढ़ी, आवाज की तो बेचारे जो होंगे उनके साथ होंगे। बाबर नामा में वो जिक्र करता है कि जब वो यहाँ काबुल के पास एक स्टेट को जीतता है, तो वो जो वहां का शासक है वो गले यहाँ दांत में तिनका दबा के और गले में वो डाल के आता है, एक वो रस्सा डाल के, और उसके साथ हुआ है। तो वो बाबर कंफ्यूज हो जाता है, ये उसके बाबरनामा ओरिजिनल की मैं बात कर रहा हूँ। वो कहता है कि ये क्या है, तो वो ये कहता है कि साहब इनके पूर्वज हिंदू थे, तो ये गाय की तरह तिनका दबा के आपके सामने आ रहे कि साहब हमारी जान बख्श दीजिए। तो ये तो कहानियां तो उसमें लिखी हुई हैं, उनको कौन ढूंढेगा, आवाज से तो दूर की बात है। चलिए साहब, तो अब हम समाप्त करते हैं, और बस चूंकि अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया प्रेसिडेंट सेट कर दिया है कि वो किसी भी देश के प्रेसिडेंट अपने आप को डिक्लेयर कर सकते हैं, तो अब मांग हो रही है कि राहुल गांधी तुरंत अपने आप को भारत का प्रधानमंत्री घोषित करें। जी, राहुल गांधी के समर्थकों ने बल्कि लिखना शुरू कर दिया था। इसी के साथ कार्यक्रम करेंगे समाप्त। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और अनुपम जी को और धीरेन्द्र जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।